दो प्यारे बच्चों, हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को डिस्कस कर रहे थे। और मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में हम दो लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने गैस लॉज और जनरल गैस इक्वेशन विद वैल्यू ऑफ आर कवर कर लिया है। अब हम इसका तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को कवर करेंगे। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने जो पहला पॉइंट याद रखना है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी किसको एक्सप्लेन करती है, तो ये गैसेस के जनरल बिहेवियर को और गैसेस की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है। किस साइंटिस्ट ने इसमें कंट्रीब्यूट किया? तो देखिए, सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने इन थ्योरी के लिए काम किया उनका नाम था डैनियल बर्नौली। ठीक है, यानी दिस थ्योरी वाज गिवन बाय डैनियल बर्नौली। बट डैनियल बर्नौली के अलावा भी कई सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पर काम किया। इन्होंने तो स्टार्ट लिया, बट इसे मजीद आगे जाके मॉडिफाई किसने किया? इन्हें आगे जाके मॉडिफाई दो साइंटिस्ट ने किया, जिनमें से एक का नाम था मैक्सवेल और दूसरे का नाम था बोल्ट्जमैन। ठीक है, और फिर एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्लाउजियस। तो क्लाउजियस ने इस पर एक खास इक्वेशन दी जिसे हम कहते हैं काइनेटिक इक्वेशन। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था क्लाउजियस, और क्लाउजियस ने क्या दी? काइनेटिक इक्वेशन। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैसेस के जनरल बिहेवियर और प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है। सबसे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के लिए किसने काम किया? डैनियल बर्नौली ने। उसे मॉडिफाई एक्सटेंड किसने किया? मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने। और फिर एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था क्लाउजियस। क्लाउजियस ने क्या किया? काइनेटिक इक्वेशन पेश की। ज़ाहिर है, अब हम इस थ्योरी को ऐसा ऐसा जब पढ़ेंगे तो आपको खुद सारी चीजें समझ आती रहेंगी कि ये थ्योरी आपसे कहती क्या है। अब हम इस थ्योरी के जल्दी से चलते हैं पॉस्टुलेट नंबर 1 पे। ठीक है, इस थ्योरी के कई सारे पॉस्टुलेट हैं। और अगर आप ये वाला टॉपिक भी देखें तो ये टॉपिक भी आपका केमिस्ट्री के सिलेबस में भी है और फिजिक्स के सिलेबस में भी है। तो आपके दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक साथ कवर हो रहे हैं। तो पॉस्टुलेट नंबर 1 आपसे क्या कहता है? पॉस्टुलेट नंबर 1 आपसे कहता है कि हर एक गैस छोटे छोटे पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करती है, और उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। यानी एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ tiny particles called molecules। हर एक गैस छोटे छोटे पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं मुन्ने, ये मॉलिक्यूल्स तीन तरह के हो सकते हैं। या तो ये मॉलिक्यूल्स मोनोटॉमिक होंगे। मोनोटॉमिक क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सिर्फ एक एटम होगा। और इसकी एग्जाम्पल में कौन आएगा? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन कौन सी होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। या फिर ये गैस, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डायटोमिक होंगे। अब डायटोमिक की एग्जाम्पल क्या होगी? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। और या फिर ये मॉलिक्यूल्स पॉलीएटॉमिक होंगे। पॉलीएटॉमिक का मतलब है इनमें दो से ज्यादा एटम्स होंगे। इसकी एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं। इसका मतलब ये दो से ज्यादा एटम्स रखता है, इसलिए ये पॉलीटॉमिक है। इसी तरह से अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन गैस के अंदर कितने एटम्स हैं? पांच। एक कार्बन का और चार हाइड्रोजन की। इसी तरह से H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर भी तीन एटम्स हैं, दो से ज्यादा हैं। तो इसी तरह से जितनी भी गैसेस हैं जिसमें दो से ज्यादा एटम्स हैं, फिर हम उन्हें क्या कहेंगे? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इस पॉस्टुलेट को अगर मैं समराइज करूं, तो हर एक गैस छोटे छोटे पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करती है। इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स मोनोटॉमिक भी हो सकते हैं, डायटोमिक भी हो सकते हैं, पॉलीटॉमिक भी हो सकते हैं। मोनोटॉमिक कौन होंगे? जो एक एटम पे कंसिस्ट करेंगे, जिनकी एग्जाम्पल नोबल गैसेस। डायटोमिक कौन होंगे? जिनके अंदर दो एटम्स होंगे, जैसे H2, O2, N2, Cl2।
पॉलीटॉमिक क्या होंगे? ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर दो से ज्यादा एटम्स हो। पॉस्टुलेट नंबर टू को देखेंगे। पॉस्टुलेट नंबर टू आपसे ये कहता है आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और ना ही कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन अमंग आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स। तो आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान ना तो अट्रैक्शन होती है और ना ही रिपल्जन होती है। इसका मतलब ना तो गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं और ना ही अपने से दूर लेके जा रहे हैं। आसान अल्फाजों में पता है वो आपसे क्या कहना चाह रहा है? यानी वो आपसे कहना चाह रहा है मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से कोई मतलब ही नहीं है। चलें, अब हम जल्दी से तीसरे पॉस्टुलेट पे चलते हैं। तीसरा पॉस्टुलेट इसका कहता है कि फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ अ गैस consists of very large number of molecules. Finite volume of a gas consists of very large number of molecules. इसका मतलब अगर हम गैस के फिक्स्ड वॉल्यूम की बात करें या गैस के डेफिनेट वॉल्यूम की बात करें तो उसके फिक्स्ड वॉल्यूम में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इसकी अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल लेना चाहें तो वो ये है, ये वैल्यूज के साथ आपने याद रखना है। देखिए, पहला पॉस्टुलेट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पहला पॉस्टुलेट आपसे क्या कह रहा है कि गैसेस के फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि अगर आप एक क्यूबिक मीटर की बात करते हैं या मीटर क्यूब की बात करते हैं, यानी अगर किसी गैस का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो आपको पता है उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं 3 × 10⁻⁵ मॉलिक्यूल्स। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो गैसेस के फिक्स्ड वॉल्यूम में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। और उसकी एक एग्जांपल क्या है कि अगर किसी गैस का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, यानी अगर एक यूनिट वॉल्यूम भी है तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 3 × 10⁻⁵ मॉलिक्यूल्स। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब है 3 के बाद 25 जीरोस हैं, यानी 3 0 0 0 0 कंटिन्यू है ये। तो गैसेस के अंदर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हम जल्दी से इसके चौथे पॉस्टुलेट को डिस्कस करते हैं। देयर स्टूडेंट्स देखें, पॉस्टुलेट नंबर 4 आपसे क्या कहता है? पॉस्टुलेट नंबर 4 आपसे कहता है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यानी वो आपसे ये कह रहा है कि अगर हम कंटेनर के टोटल वॉल्यूम की बात करें तो उसको देखते हुए एक सिंगल गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो ना होने के बराबर है। कंटेनर के टोटल वॉल्यूम को देखते हुए एक सिंगल गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो ना होने के बराबर है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए एक एग्जैक्ट वैल्यू से। ये वैल्यूज भी आपने याद करनी है। देखें, अगर हम सिंगल गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम चेक करें, सिंगल गैस मॉलिक्यूल, तो मुझे सिंगल गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 32 cm3। यानी एक गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो कितना है? 32 cm3। जबकि अगर हम टोटल कंटेनर के वॉल्यूम की बात करते हैं तो आइडियल केस में टोटल कंटेनर का जो वॉल्यूम होता है मुझे वो होता है 22,400। अब आप खुद सोचें कि एक जगह पे 32 और एक जगह पे 22,400, तो क्या 22,400 को देखते हुए 32 की कोई अहमियत है? देखें, एक बंदा है जिसके पास 22,400 रुपए हैं और एक बंदा है जिसके पास सिर्फ 32 रुपए हैं। आप तो यही कहेंगे ना यार, इस बंदे के पास तो इसको देखते हुए कोई रकम ही नहीं है, क्योंकि कहाँ 32 और कहाँ 22,400। तो वो यही कह रहे हैं कि किसी भी सिंगल गैस का जो सिंगल गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है
वो टोटल कंटेनर के वॉल्यूम के मुकाबले में नेग्लिजिबल है। ये एक्यूरेट वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलें जल्दी से पॉस्टुलेट नंबर 5 पे चलते हैं। प्यारे बच्चों, पांचवा पॉइंट आपसे क्या कह रहा है? पांचवा पॉइंट आपसे कह रहा है द गैस मॉलिक्यूल्स मूव इन स्ट्रेट लाइन। गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो रैंडमली स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं जब तक वो आपस में न टकरा जाएं या फिर कंटेनर की वॉल से न टकरा जाएं। देखिए, गैस मॉलिक्यूल्स मूव इन स्ट्रेट लाइन, गैस के मॉलिक्यूल स्ट्रेट मूव करते हैं व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर, जब तक वो एक दूसरे से टकरा ना जाए। कोलाइड विद ईच अदर का मतलब आपस में ना टकरा जाए, और विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, या फिर कंटेनर की वॉल से ना टकरा जाए। तो इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहे हैं जब तक वो आपस में नहीं टकरा जाते, या फिर कंटेनर की वॉल से नहीं टकरा जाते, जब तक वो मूव करते रहेंगे। अच्छा, अगर गैसेस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा गए या फिर कंटेनर की वॉल से टकरा गए, तो ये जो कॉलिजन होगा ना मुन्ने, इनका कॉलिजन लाजमी तौर पर होता है इलास्टिक। अब इलास्टिक कॉलिजन का क्या मतलब होता है? इलास्टिक कॉलिजन एक ऐसा कॉलिजन होता है जिसमें टोटल मोमेंटम और टोटल एनर्जी क्या रहती है? सेम। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल्स का ना तो टोटल मोमेंटम चेंज होता है और ना ही टोटल एनर्जी चेंज होती है। यानी बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन, टकराने से पहले और टकराने के बाद, दोनों दफा की एनर्जी भी सेम रहेगी और मोमेंटम भी सेम रहेगा। ऐसे कॉलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कॉलिजन। जबकि इन इलास्टिक कॉलिजन का मतलब होता है मोमेंटम तो सेम रहेगा लेकिन टोटल एनर्जी सेम नहीं रहेगी। अच्छा, अब आपको इतनी बात पता लग गई कि गैसेस के मॉलिक्यूल स्ट्रेट जा रहे हैं, और जब तक स्ट्रेट जाएंगे जब तक वो आपस में न टकरा जाएं या फिर कंटेनर की वॉल से न टकरा जाएं। अब जब वो कंटेनर की वॉल से टकराएंगे तो एक प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, तो पॉस्टुलेट नंबर 6 में वो आपसे यही कह रहा है, गैस मॉलिक्यूल एक्सर्ट प्रेशर। गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगाते हैं व्हेन दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, जब वो कंटेनर की वॉल से टकराते हैं। अच्छा, अगर हम पॉस्टुलेट नंबर 7 देखें तो पॉस्टुलेट नंबर 7 में वो गैस के साइज के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल के साइज की बात कर रहा है। देखिए, गैस का मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसका जो साइज होता है वो बहुत कम होता है। और अगर इसके साइज को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए, तो आपने याद रखना है कि जो साइज ऑफ सिंगल गैस मॉलिक्यूल होता है उन्हें इसकी वैल्यू वेरी करती है, बट ऑन एन एवरेज हम इसे कहते हैं 3 × 10⁻⁻⁻मीटर। उन्हें वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। या फिर हम इसे ऐसे भी कहते हैं 3 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, या तो हम इसे कहते हैं कि 3 × 10⁻⁻10 मीटर, और या फिर 3 डिग्री एमस्ट्रॉन्ग। तो गैस के मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा होता है, जबकि गैस के मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस देखें तो गैस के मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। गैस के मॉलिक्यूल के डिस्टेंस का मतलब समझते हैं आप? मान लीजिए ये गैस का मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरे गैस का मॉलिक्यूल है। तो अगर हम गैस के साइज की बात करें तो साइज तो बहुत कम है, लेकिन इसका भी साइज बहुत कम है। लेकिन अगर हम इन दोनों के डिस्टेंस की बात करें, उन्हें से हम डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, या फिर हम इसे कहते हैं सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो ये जो सेपरेशन है ये बहुत ज्यादा है। सेपरेशन बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो गैसेस के मॉलिक्यूल का साइज तो बहुत छोटा होता है, लेकिन गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला बहुत ज्यादा होता है। यानी अगर एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से कॉलिजन करेगा, टकराएगा, तो उसे कई सारा फासला तय करना पड़ेगा ना। और जितना फासला एक गैस का मॉलिक्यूल तय करके जाता है दूसरे मॉलिक्यूल से टकराने के लिए, जैसे अगर ये एक गैस का मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, यानी कि डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्यों? ताकि ये से टकरा सके। यानी डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग कॉलिजन। और तो उन्हें इसे हम कहते हैं मीन फ्री पाथ।
क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ। चलें, देखें, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराने के लिए कितना फासला तय करके जाएगा, इस फासले को हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ। और ज्यादा एक्यूरेसी के लिए हम ये कहते हैं कि डिस्टेंस नहीं बल्कि एवरेज डिस्टेंस। तो एक एवरेज कितना डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स को कवर करना है आपस में टकराने के लिए, उसे हम कह रहे होते हैं मीन फ्री पाथ। तो अब तक हमने टोटल 7 पॉस्टुलेट डिस्कस कर लिए हैं, ऑलमोस्ट इसके पॉस्टुलेट्स एंड हो गए हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स अभी भी हैं, उनको हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं। प्यारे बच्चों, पॉस्टुलेट नंबर 8 आपसे क्या कहते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की अगर हम बात करें, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, एक ऐसी फोर्स जिसकी मदद से जमीन किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है। जैसे कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट छोड़ दें, कोई चीज छोड़ दें, तो वो डायरेक्ट नीचे जाती है, तो वो नीचे क्यों जा रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी गैस के मॉलिक्यूल्स को इफेक्ट नहीं करती। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डजंट अफेक्ट गैस मॉलिक्यूल्स। क्यों नहीं करती, क्योंकि देखिए गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत लाइट होते हैं। और जैसे अगर आपने देखा होगा कि अट्रैक्शन करने के लिए बॉडी जितनी ज्यादा भारी होती है उतनी ज्यादा वो अट्रैक्टिव फोर्स लगा पाती है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्योंकि इतने हल्के होते हैं कि इन पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, बट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। तो यानी हमने जो यहाँ पे डजंट लिखा है ना, तो मैंने इसका मतलब मेरा यहाँ पे कहने का है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी तकरीबन गैस मॉलिक्यूल्स को इफेक्ट नहीं कर रही, अरे समहाउ कुछ इफेक्ट तो आएगा, बट वो इफेक्ट नेग्लिजिबल है। पॉस्टुलेट नंबर 9 में वो आपसे क्या कहते हैं कि अगर हम लॉज ऑफ मैकेनिक्स की बात करें, मैंने लॉज ऑफ मैकेनिक्स का मतलब पता है आपको, मोशन के लॉज को ही लॉ ऑफ मैकेनिक्स कहते हैं। आपने मोशन के 3 लॉज पढ़े होंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जितने भी मोशन के लॉज हैं ये एप्लीकेबल हैं किसके ऊपर, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर, एप्लीकेबल ऑन मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। यानी अगर गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो उस पर लॉज ऑफ मोशन अप्लाई हो सकते हैं। यानी गैस के मॉलिक्यूल्स अगर मूव कर रहे हैं तो उस पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी अप्लाई होगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी अप्लाई होगा और थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी अप्लाई होगा। अच्छा, अब हम इसका पॉस्टुलेट नंबर 10 और सबसे इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉस्टुलेट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉस्टुलेट ये कहता है कि किसी भी गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। यानी मैंने आपसे क्या अर्ज किया, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वो आपसे कह रहा है कि किसी भी गैस की एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो बॉडी की एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और ये बात आपको वैसे भी पता है कि किसी भी बॉडी की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। मैंने एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसे हम केल्विन में लेते हैं। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अच्छा, इस पॉस्टुलेट में हमें थोड़ा सा काम करना है, इसके हमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने। तो प्यारे बच्चों, आपने जो रिलेशन पढ़ा वो क्या था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और हमें इतनी बात पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगता है। तो मैंने ज़ाहिर है इसकी डेरिवेशन तो हम नहीं करेंगे, लेकिन इसका जो फाइनल फॉर्मूला बनकर आता है काइनेटिक एनर्जी का वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है किसके, 3/2 के टी के, 3/2 के टी। अब देखिए 3/2 तो कांस्टेंट वैल्यूज है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है।
जबकि जो के यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है इसे हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अच्छा, अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में आपने क्या बातें याद रखनी है। पहली बात, जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इसका फॉर्मूला किसके बराबर होता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं के की, तो मैंने के किसके बराबर होता है, के बराबर होता है आर ओवर एन ए। अब आर क्या है भाई, आर है जर्नल गैस कांस्टेंट। आर हम किसे कहते हैं, जर्नल गैस कांस्टेंट को। जबकि एन ए किसे हम किसे कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर। एक हो गया गैस कांस्टेंट यानी जर्नल गैस कांस्टेंट, और जो एन ए है वो हम किसे कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर को। दूसरी बात आपने जो बोल्ट्जमैन के हवाले से याद रखनी है वो ये है कि बोल्ट्जमैन की जो वैल्यू है मुन्ने वो कितनी होती है, बोल्ट्जमैन की जो वैल्यू है वो बराबर होती है 1.38 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -23 जूल पर मॉलिक्यूल इनटू केल्विन। अच्छा, अब एमडी कैट में इस वैल्यू को हम कैसे यूज करते हैं, हम इस वैल्यू को यूज करते हैं 1.4 करके, ठीक है। और ज्यादा बेहतर है कि आप इसे राउंड ऑफ भी कर लें, यानी एमडी कैट में जब हम इस वैल्यू को यूज करेंगे तो हम इस वैल्यू को लिखते हैं 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23। और अगर आप पॉइंट को आगे की तरफ शिफ्ट कर दें, ठीक है, यानी राइट साइड पे, तो फिर ये वैल्यू हो जाती है 14 मल्टीप्लाई 10 की पावर। जब भी पॉइंट राइट साइड पे जाता है तो ज़ाहिर है एक्सपोनेंट नेगेटिव में बढ़ता है, तो ये जो पावर है वो -23 से कितनी हो जाती है, 24। तो ये वैल्यू हम एमडी कैट के अंदर, ई कैट के अंदर यूज करते हैं। बहरहाल, अच्छा अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए आपने जो है वो और क्या याद रखना है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए जो तीसरी बात आपने याद रखनी है मुन्ने वो ये है कि इसकी जो यूनिट है ना, अगर आप इसकी यूनिट देखें तो इसकी यूनिट क्या है, देखिए इसकी यूनिट है जूल पर मॉलिक्यूल इनटू केल्विन। यही सेम यूनिट पता है किसकी होती है, इंट्रोपी की। तो एमसीक्यूज में वो आपसे पूछ सकता है कि भाई कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट एग्जैक्टली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर होती है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इंट्रोपी दोनों की यूनिट सेम है। अब इंट्रोपी क्या है, इंट्रोपी वैसे तो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, लेकिन मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। लेकिन सिस्टम के डिसऑर्डर को हम इंट्रोपी कहते हैं, यानी डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इंट्रोपी। सिस्टम की खराबी को हम इंट्रोपी कहते हैं। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इंट्रोपी दोनों की यूनिट क्या आती है, सेम। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने थे रिगार्डिंग बोल्ट्जमैन। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपना लास्ट पॉस्टुलेट जो कवर किया है वो क्या है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आपने याद रखना है कि ये जो टेम्परेचर है ये सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट है, ठीक है, यानी वो टेम्परेचर है जो केल्विन में है। यानी डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर को बढ़ाने से रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में टेम्परेचर को बढ़ाने से यानी केल्विन में टेम्परेचर को बढ़ाने से रिलेशन डायरेक्ट है। अच्छा, अब मैं आपको एक कंडीशनल एमसीक्यू देता हूँ। फॉर एग्जांपल वो आपसे कहता है द टेम्परेचर एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल बिकम्स डबल, ठीक है, इफ द करंट टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब वो आपको साथ में ऑप्शंस भी दे रहा है, तो ऑप्शन देखते हैं जरा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 54 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन आपको दे रहा है 327 डिग्री सेंटीग्रेड, और आखिरी ऑप्शन वो आपको दे रहा है 600 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब देखें, बज़ाहिर देखने में अगर हम इस न्यूमेरिकल को समझें, द टेम्परेचर वो आपसे किस क्या पूछ रहा है, टेम्परेचर पूछ रहा है। वो कह रहा है वो टेम्परेचर जिस पर काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस मॉलिक्यूल की क्या हो जाए, डबल हो जाए।
तो हमें इतनी बात पता है कि अगर हम टेम्परेचर को डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, क्योंकि दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो कौन सा है, डायरेक्ट है। वो आपसे कह रहा था टेम्परेचर एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल बिकम्स डबल। वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी? तो सिंपल सा फिनोमेना है कि अगर मैं टेम्परेचर को डबल करूं तो जाहिर है काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। अच्छा, अब करंट टेम्परेचर कितने, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बजाहिर देखने में तो आपको ये लग रहा है कि अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और अगर मैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड का डबल कर दूं, ठीक है, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 54 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। यानी अगर पहले टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो अगर हम टेम्परेचर को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। यानी हमारा आंसर तो 54 होना चाहिए, लेकिन 54 आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि जो रिलेशन 100% डायरेक्ट है वो डिग्री सेंटीग्रेड का नहीं है, वो एब्सलूट का है। यानी ये लॉ काम ही जब करेगा जब आप एब्सलूट टेम्परेचर यूज करेंगे, यानी वो टेम्परेचर जो कि केल्विन में हो। भाई आपका टेम्परेचर तो भी डिग्री सेंटीग्रेड में, तो पहले आप 27 को केल्विन में तो ले आए। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड में जल्दी से 273 प्लस करें ताकि वो टेम्परेचर किस में आ जाए, केल्विन में। देखिएगा जरा, तो 3 में जल्दी से हम प्लस कर देते हैं 7। तो जब आप 3 में 7 प्लस करेंगे तो मुझे कितना आएगा, 10। तो 0 यहाँ, 1 ऊपर। अब 7 में हमें क्या प्लस करना है, 2। तो जब हम 7 में 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 9। और 9 में 1 प्लस करेंगे तो फिर 10। फिर 1 1 ऊपर आ गया। अच्छा, अब 2 में हम क्या प्लस करेंगे, अगला नंबर, बट यहाँ तो अगला नंबर है ही नहीं। तो 2 में बस डायरेक्ट वो जो 1 ऊपर गया था वो प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 300। तो ये वो टेम्परेचर है जिस पर ये लॉ अप्लाई होगा। अब बताएं कि टेम्परेचर को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डबल। और टेम्परेचर कितना है आपके पास, 300 केल्विन। तो टेम्परेचर को डबल कर दें, यानी अगर हम टेम्परेचर को 300 से 600 केल्विन करें तो हाँ, इस टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इतनी बात तो हमें समझ आ गई। यानी हमारा जो आंसर है वो है 600 केल्विन। ठीक है, हमें डिग्री सेंटीग्रेड को डबल नहीं करना, हमें उसे पहले केल्विन में लेके आना है। जब आप केल्विन में लेके आएंगे तो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाएगा, और तभी ये रिलेशन काम करेगा। तो 300 केल्विन है और 300 को डबल करेंगे तो कितना हो गया केल्विन, 600। हाँ, तो 600 पर काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। बट 600 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन दिए में डिग्री सेंटीग्रेड में। तो अब हम अपने 600 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें। देखें, याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम 273 प्लस कर दें तो मुन्ने हमारा टेम्परेचर केल्विन में आ जाता है, और अगर केल्विन में से 273 माइनस कर दें तो हमारा टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाता है। तो अभी मैं क्या करूंगा, 600 में से 273 माइनस कर दूंगा ताकि हमारा जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाए। चलें, अब हमें 0 में से 3 निकालना है, तो मुझे 0 में से तो 3 निकल ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, बराबर में से वैल्यू लेंगे, लेकिन बराबर में भी 0 है तो फिर ज़ाहिर है हम उसके बराबर से लेंगे। तो होगा क्या कि इस 6 में से हम एक वैल्यू लेंगे, तो ये 6 कितना बचेगा, 5। जबकि बराबर वैल्यू वैल्यू कितनी हो गई, 10, क्योंकि बराबर से हमने 1 लिया तो ये 10 हो गया। अब ये 10 अपने बराबर वाले को 1 देगा, तो जब ये अपने बराबर वाले को 1 देगा तो ये 10 में से कितना रह जाएगा, 9। अब ये वैल्यू हो गई 10। चलें, अब 10 में से जब ये देखें, ये बच्चे करते थे क्लास 2 3 के, तो 10 में से जब आप 3 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 7। ठीक है, 9 में से आप 7 निकालेंगे, पहले 10 में से 3 निकाले, फिर ये जो बीच वाली वैल्यू है वो बीच वाली वैल्यू से सॉल्व होगी ना। तो जब आप 9 में से 7 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2। और सिमिलरली अभी 6 नहीं रहा बल्कि ये तो 5 बन गया। तो 5 में से जब आप 2 निकालेंगे तो मैंने कितना बचेगा, 5 में से 2 निकालेंगे तो 3। यानी आपका जो आंसर है वो है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मुझे इस न्यूमेरिकल के दो आंसर ठीक हैं, एक 600 केल्विन और दूसरा आंसर जो करेक्ट है वो क्या है, 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्योंकि उन्होंने केल्विन में आंसर्स नहीं दिए इसलिए हम डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके गए थे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी। अच्छा,
अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस करने जा रहे हैं, जरा देखिएगा उस केस को। मैं केस आपके सामने लिखता हूं। अब की दफा वो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट 0 डिग्री, एट 0 केल्विन। चलें भाई प्यारे बच्चों, इससे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी, 0। और काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तो मुन्ने उसकी स्पीड भी कितनी होगी, 0। अगर आप लास्ट लेक्चर को खोल के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि 0 केल्विन को हम एब्सोल्यूट 0 कहते हैं। याद है आपको, 0 केल्विन को हम एब्सोल्यूट 0 कहते हैं। और इस टेम्परेचर पर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाती है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर 0 है तो ज़ाहिर काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो स्पीड 0 होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में मास और स्पीड आते हैं। अब ज़ाहिर है मास तो 0 हो नहीं सकता, लेकिन स्पीड तो 0 हो सकती है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो लाजमी तौर पे स्पीड 0 होगी। तो यानी इस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर 0 है। चलें बेटा, इसी तरह से अगर हम एक केस और समझना चाहें, और देखें ये केस आपसे क्या कह रहा है। ये कह रहा है व्हाट इज द ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस molecules at temperature 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें एक बात पता है कि हम काइनेटिक एनर्जी के साथ जो टेम्परेचर का रिलेशन बनाते हैं उसमें हम टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में यूज नहीं करते। तो सबसे पहले हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या प्लस कर देंगे, 273। तो जब आप 27 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 प्लस कर देंगे तो जरा से जल्दी जल्दी ऐड कराएं। ठीक है, 7 में 3 प्लस करेंगे तो मुझे कितना हो गया, 10। 0 यहाँ लिखा, 1 ऊपर। इसी तरह से 2 में 7 प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 9। और अब जो 1 था वो प्लस कर दें तो फिर दोबारा 10 हो गया, और 1 ऊपर। अब 2 में हमें अगला नंबर प्लस करना है, लेकिन 2 में तो तीसरा नंबर ही नहीं है, तो जरा 2 बस ऐसे ही आ जाएगा, और ऊपर जो 1 था वो इसमें प्लस कर दें। यानी ये हो गया 300 केल्विन। तो आपसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो आपसे 300 केल्विन की बात कर रहा है। चल, अब हमने थोड़ी देर पहले जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला पढ़ा था, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है मुन्ने, देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है 3/2 kT। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, 3/2 kT। The average kinetic energy is equivalent to 3/2 kT। मैंने kT किया है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, हमें सबकी वैल्यूज पता है। 3/2 अपनी जगह पे ऐसे ही रहेंगे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 14। याद है आपको, 14 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24। टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। अब देखें हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो आप इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दें। एक्सपोनेंट में अच्छा, इसको भी आप चाहें तो ना साथ साथ कैंसिल कर दें, 2 1 जा 2, और 2 7 जा 14। और अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करना चाहें तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। तो ये तो हो गया 21, 10 की पावर -24 मल्टीप्लाई 10, इसे एक्सपोनेंट में ले आइए। देखें पॉइंट अभी कहीं नहीं है तो यहाँ है लास्ट में ना, 1 2। तो ये हो गया 3 × 10 की पावर। मैंने जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड पे जाता है तो वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ती है। तो अब आपके पास
10⁻⁻24 है और 10⁻+2 है। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूं तो माइनस के 24 में से अगर दो निकल गए तो ज़ाहिर है कितना बचेगा, माइनस का 22। तो 21 × 3 मल्टीप्लाई 10⁻24+2। तो अगर आप माइनस के 24 में से प्लस के 2 निकाल देते हैं तो ये वैल्यू आपके पास कितनी रह जाएगी, ये वैल्यू आपके पास रह जाएगी 10⁻⁻22। अब हम क्या करेंगे, अब हम 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जल्दी से हम 21 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमें इतनी बात पता है कि 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। देखें, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, यानी हमारे पास जो वैल्यू आ रही है एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वो 63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻22 आ रही है। हो सकता है आपके ऑप्शन में यही आंसर हो और हो सकता है ये आंसर ना हो। तो अब पॉइंट अगर कहीं नहीं है तो मुन्ने बिल्कुल लास्ट में, पॉइंट कहाँ है, बिल्कुल लास्ट में। अगर मैं इस पॉइंट को एक डिजिट के बाद लिखना चाहूँ तो ये ऐसे हो जाएगा 6.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब हमें इतनी बात पता है कि जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होता है तो मुन्ने वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ती है। आप एक दफा लेके गए इसलिए पॉजिटिव बना जाएगा, और अगर आप माइनस के 22 में प्लस का 1 सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा माइनस का 21। और काइनेटिक एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। तो इस तरह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी निकल के आई, 6.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻20। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पॉस्टुलेट्स को कवर कर लिया। अब आपने कुछ फॉर्मूलाज याद करने हैं। अभी हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 3/2 kT। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv² के। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ mv² रख दिया। अभी 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। और यहाँ पर आपके पास क्या बचता है, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर और 3 kT। इन केस अगर आपसे वो ये कहता है कि आपने वेलोसिटी का स्क्वायर यानी वेलोसिटी मालूम करनी है, स्पीड मालूम करनी है, तो आप क्या करें, इस m को नीचे ले जाएं। जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो v² बराबर है 3 kT/m। क्योंकि हमें v मालूम करना है अगर, तो ये जाहिर है जब स्क्वायर इक्वल की दूसरी तरफ जाता है तो क्या बन जाता है, रूट। तो ये जो फॉर्मूला बन के आता है वो क्या बन के आता है, 3 kT/m। तो मुझे एक फॉर्मूला तो आपने ये याद करना है लाजमी तौर पे। दूसरा फॉर्मूला आपने जो याद करना है वो है क्लॉजियस स्टेटमेंट से रिलेटेड। ठीक है, एक फॉर्मूला तो लाजमी तौर पे आप इसको याद करेंगे। दूसरा फॉर्मूला जो आपने याद रखना है मुझे वो क्लॉजियस स्टेटमेंट से रिलेटेड याद रखना है, जिसे हम काइनेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। ये फॉर्मूला भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला आपसे कहता है पी वी बराबर है 1/3 m n c²। अब देखिए, इसके न्यूमेरिकल्स हमारे सिलेबस में नहीं है। ये सिर्फ फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है, तो आपने फॉर्मूला लर्निंग एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है। अब इसमें जो पी है, मुझे वो पी क्या है, प्रेशर। इसमें जो वी है वो वी क्या है, वॉल्यूम। इसमें जो एम है वो एम क्या है, इट्स अ मास ऑफ अ सिंगल गैस मॉलिक्यूल। मास ऑफ सिंगल गैस मॉलिक्यूल, यानी एक गैस के मॉलिक्यूल का मास। जो कैपिटल एन है, इस कैपिटल एन का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको ये फॉर्मूला दे दे और फॉर्मूला में पूछे कि हियर कैपिटल एन रिप्रेजेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो करता है। इसी तरह से जो सी बार स्क्वायर है, देखें अगर किसी के ऊपर बार लगाया हुआ होता है इस तरह से तो इसका मतलब ये है कि हमने उसका एवरेज लिया है। सही है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। मीन स्क्वायर, देखें
क्योंकि इस पे बार लगा हुआ है ना, तो ये एवरेज है। एवरेज को हम मीन भी कहते हैं, अर्थमेटिक मीन या मीन कहते हैं। जो बार की वजह से इसके नाम के साथ मीन आ गया। इस पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगाया। और ये है क्या, ये वेलोसिटी है किसकी, गैस मॉलिक्यूल्स की। तो गैस मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड के स्क्वायर की एवरेज वैल्यू है उसे हम क्या कहते हैं, सी बार स्क्वायर। देख रहा हूँ, ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये कुछ दो फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं लाजमी तौर पे। इसके अलावा एक प्रेशर का फॉर्मूला मैं आपसे और शेयर कर रहा हूँ, जो कि आपने एज लर्निंग एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है। ठीक है। और वो प्रेशर का फॉर्मूला आपसे क्या कहता है कि प्रेशर बराबर है 1/3 डेंसिटी यानी रॉ वेलोसिटी का स्क्वायर यानी एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी आप लाजमी तौर पे याद रखेंगे। हो सकता है एज लर्निंग एमसीक्यूज वो आपसे ये फॉर्मूला पूछ लें। तो इससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स आ सकते थे, जितनी थ्योरी से रिलेटेड चीज़ें आ सकती थी, सारी मैंने आपको बहुत अच्छे से कवर कर दी। यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो टॉपिक था वो एंड हो गया। तो इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, और लास्ट लेक्चर में हम टेम्परेचर और उससे रिलेटेड स्केल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।